ओके, कहाँ तक पहुँचे थे कल पंजाई में? खाली उसको जमा करने से होता नहीं है, उसका यूज़ भी होना चाहिए। रंग बिरंगा खाली हो गया है और वो रखने के लिए हो गया है पैकेट। इधर ध्यान दीजिए, पंजाई जनरल प्रॉपर्टी चल रहा था। सीरियल नंबर कितना था? फाइव सिक्स सेवन कितना था? चलिए खैर जो भी होगा, 6। अच्छा ये 7th होगा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है फंजाई का। और जो फंजाई को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना, उसका फंडामेंटल यहीं से शुरू होता है कि उसका रिप्रोडक्शन किस तरह का है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन जो फंजाई का हम लोग करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिंग कैपेसिटी या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आप प्रेस करेंगे ना ऊपर में माइक, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। 2 सेकंड के लिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई में है क्या? देखिए सबसे पहली बात है ये सिंगल सेलुलर तो है, एक ही ग्रुप है उसका जो यीस्ट है, 2-3 सेकंड बाकी सारे जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्लिंक देखे भी होंगे। एक ब्लिंक कर रहा है या दोनों तो ब्लिंक, ये और यूकैरियोटिक है। तो एक ब्लिंक तो करना चाहिए, एक ब्लिंक जो प्रोटिस्टेंस के बाद और एडवांस कैरेक्टर लेकर आए हैं तभी तो इन्हें हम लोग और ऊपर के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मल्टीसेलुलरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स आता है वैसे वैसे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ओर ऑर्गेनिज्म शिफ्ट करता है। इस बात को समझना जरूरी है। बेसिक चीज क्या है कि रिप्रोडक्शन क्यों करता है ऑर्गेनिज्म? वो इसलिए करता है ताकि उसका स्पीसीज, उसका टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बना रहे, है ना, उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। ये तो लॉन्ग लाइफ है नहीं, कुछ दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे या डाई आउट हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर ये अपने जैसा ऑर्गेनिज्म छोड़ के नहीं गया तो फिर इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इस तरह का ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्टिंग कैपेसिटी इनमें ऐसा पावर है जिससे वो क्या करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस आउट करके जाता है, ठीक है। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बट द एंटायर स्पीसीज और एंटायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसा है, कैसा बिहेवियर है? ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं बल्कि वो रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? कम होगा। मल्टी सेलुलर होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर से हम लोग सोचना शुरू करते हैं। सेल डिवीजन तो अभी हम लोग का हुआ नहीं है, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो और क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस कहां पे आता है? नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है और बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज और है कि उसमें पेरेंट्स जो हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम लोग गैमेट्स कहते हैं। ये गैमेट जाते हैं फ्यूज करने के, ठीक है ना। अब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, उनमें जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज की वजह से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और ये एक्टिविटी है मियोसिस। जो डिवीजन होता है ना, गैमेट प्रोडक्शन के कारण के दौरान तो वो मियोसिस है। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म मियोसिस का ऑकरेंस वेरी करता है। जैसे हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट प्रोडक्शन ही मियोसिस के द्वारा होता है और लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे ये फंजाई है तो मल्टीसेलुलर लेकिन लोअर ग्रुप में ही आता है, क्योंकि ये अगर सिंगल हाइफा को लीजिएगा तो आपको तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, है ना। वो जब झुंड में आ जाते हैं तब जाके दिखते हैं, अदरवाइज आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेड पे मोल्ड लग गया तो गौर से देखते हैं तब हमको थोड़ा हल्का हल्का उसमें धागा जैसा नजर आता है। तो आप उसको एक मत समझिए, वो हजारों की मात्रा में है, तब जाके वो आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी वो जो मल्टीप्लाई करते हैं भारी मात्रा में तो तब दिखाई पड़ते हैं, यानी ये इनविजिबल टू आईज है। तो ये कारण है, इन्हें हम लोग लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब है क्या, लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूजुअली बॉडी जो होता है वो होता है हैप्लॉइड। अब यहां पे समस्या है, मियोसिस करने जाए और खुद हैप्लॉइड है तो और कहां आधा ले जाएगा? वो तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ही, अब उसको आधा कैसे करेगा? इसलिए उसका वो तोड़ निकालता है। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तोड़ क्या है कि भाई ठीक है, हम हैप्लॉइड हैं, हम हैप्लॉइड स्टेट में ही गैमेट बना लेते हैं। ठीक है, गैमेट बनने के बाद गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट बनने के बाद अब ये सिंगल सेलुलर स्टेज आ गया। जाइगोट बनने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जो डिवीजन होगा दैट विल बी मियोसिस। इसके वजह से क्या होगा, उसने जो नए कॉम्बिनेशंस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नहीं पैदा किए थे, अब जाइगोटिक मियोसिस के बाद वो नए कॉम्बिनेशंस तैयार कर ले। इसके वजह से क्या होगा, उसमें वेरिएशन आएगा और इसका लाइफ जो है ज्यादा सक्सेसफुल होगा, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन से, नए कॉम्बिनेशन से, इसमें नए कॉम्बिनेशन जो बात ही बता रहा है, रिकॉम्बिनेशन यानी नए कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं, इसमें कंडीशंस को हैंडल करने का जो कैपेसिटी है, नए कैपेसिटीज डेवलप होते हैं। यानी नेचुरल चैलेंजेस में सस्टेन करने का कैपेसिटी इसमें बढ़ जाता है नए कॉम्बिनेशन आने से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है जो कि हम इनर्ट टर्म में बता रहे हैं, मान लेते हैं एक सब्सटेंस है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है, ज्यादा सॉल्ट भी दे दिए तो वो ग्रो कर जाएगा। और दूसरा सब्सटेंस है जो कि टेम्परेचर टॉलरेंट है, सॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, सॉल्ट ज्यादा दीजिएगा तो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा भी दीजिएगा या घटा भी दीजिएगा, टॉलरेंट है, वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक आइडियल क्रॉप में हमको दोनों प्रॉपर्टी चाहिए होता है, क्योंकि समय के साथ हम इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सॉइल सैलिनिटी तो बढ़ेगा ही ना, और सॉइल में वाटर कंटेंट तो घटता ही है, तो ऑफ कोर्स सॉल्ट बढ़ जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, दिनों दिन टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर पहले जो था अब उससे ज्यादा हो रहा है। देख रहे हैं यूरोप में कभी भी फैन का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब सीलिंग फैन वहां लगवाना पड़ रहा है, क्योंकि समर में टेम्परेचर 35 डिग्री तक चला जाता है। दे आर फीलिंग लू, उन्हें हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री जाता था, 20 डिग्री जाता था, अब मैक्सिमम टेम्परेचर 35 राइज कर जाता है। तो सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो खैर, कहने का मतलब है टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो हमारे पास डिजायरेबल कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, सॉल्ट टॉलरेंट, टेम्परेचर टॉलरेंस। अब इन दोनों का अगर प्रॉपर्टी किसी एक सब्सटेंस में आ जाए तो वो सॉल्ट टॉलरेंट भी हो जाएगा और टेम्परेचर टॉलरेंट भी हो जाएगा। पर ये कॉम्बिनेशन कैसे आ सकता है, मियोसिस के द्वारा, है ना। गैमेट्स बनके जब फ्यूज करेंगे नए कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से मियोसिस जो है ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में मदद करता है, टॉलरेंस उन्हें देता है। ठीक है, इसलिए मल्टीसेलुलर होने के कारण अब इसका रुझान, अब इसका जो इंटेंशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ज्यादा होता है। यही रीजन है कि फंजाई में रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जो फंजाई, जिस फंजाई में, फंजाई तो रिकॉग्नाइज हो गया लेकिन उसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, उन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, मतलब ट्रू फंजाई की कैटेगरी में नहीं रखी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फंजाई का। अब देखिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ऐसे तो इसमें बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन are occurring and
produce spores by either means, कहने का मतलब है चाहे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर जाए, इनमें बनेंगे तो स्पोर फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट या बेसिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन comes under basic property of the fungi. This also becomes a basis of classification of the fungi. खास बात क्या है कि फंजाई में उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है क्या, asexual reproduction is done by means of like fragmentation, budding, और इसके लिए तो स्पेसिफिक है एस्ट। याद है 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस और उसके बाद का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग का जब एग्जांपल देते हैं तो हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं उसमें, एक लेते हैं ईस्ट का, दूसरा लेते हैं हाइड्रा का, याद है ना। तो बडिंग ऑफ ईस्ट इज वेरी फेमस, सो दिस इज ऑल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। और इसके पीछे रीजन क्या है, इन सबों में देखिएगा ये सिंगल पैरेंटल है एंड स्पोर फॉर्मेशन। Various types of asexual spores are formed, like zoospores, aplanospores, conidiospores, etc. स्पोर तो जानते ही हैं, बैक्टीरिया देखते समय यानी मोनेरा देखते समय भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। ये कैसे होते हैं, एक प्रोटीनस शीथ के अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन मिले उस समय क्या हो सकता है, उसके अंदर से नए ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोटेक्टिंग कवर है, प्रोटीनस शीथ जो है, वो इसको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन से। और जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये शीथ बढ़ने का, पनपने का, जर्मिनेट करने का मौका देता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर। यहां तक हो गया, तब तक थोड़ा सीआई भर ले।
ओके। अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अच्छा हाँ, इसमें एक रह गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो एसेक्सुअल था। Sexual reproduction in fungi. Body is haploid. Sexual reproduction may be occurring by fusion of filaments gametes. Fusion of gametes is rare, but filament fusion is common. Stages include fusion of wall of the filament, so it leads to the fusion बराबर mixing of the cytoplasm. Phenomena ये कहलाता है प्लाज्मोगैमी। अब देखिए साइटोप्लाज्म से प्लाज्मो आया, प्लाज्म साइटोप्लाज्म, गैमी मींस फ्यूजन। अब है क्या, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो न्यूक्लियस एक ही जगह आ गए, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस अभी एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं किए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस है अब ओवरऑल ये एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो गया ना, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो गया। इस यूनिफाइड स्ट्रक्चर में अब एक हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं n+n कंडीशन, ठीक है। दिस इज नॉट डिप्लॉयड, याद रखिएगा। डिप्लॉयड में सीधे 2n लिख देते हैं ना, तो ये सोच सकते हैं क्या जरूरत है n+n लिखने का, n+n = 2n।
सिंपल लॉजिक कहता है नहीं, यहां पे वो बात नहीं है। 2n तब कहते हैं जब एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डबलिंग हो चुका। ठीक है, अभी क्या हुआ, न्यूक्लियस सेपरेट है, अलग अलग हैं, इसलिए एक न्यूक्लियस में हैप्लॉइड कंडीशन, दूसरे न्यूक्लियस में भी हैप्लॉइड कंडीशन, तो दोनों अलग है, इसीलिए एक इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया n+n कंडीशन। सो द न्यूक्लियस exists as n+n, that is two individual nuclei, each with n, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये रिजल्ट आउट होगा कैसे, प्लास्मोगैमी से। आप ऐसे कर सकते हैं, प्लाज्मोगैमी रिजल्टिंग इनटू n+n कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस। Now n+n turns into 2n। अब ये न्यूक्लियस हुआ डिप्लॉयड, पहले दो अलग अलग न्यूक्लियस थे, अब न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस हुआ। अब जो बनेगा, दिस इज जाइगोट, फर्स्ट डिवीजन is meiosis and leads to formation of 4 daughter cells, each then form spore, liberate in air or water, move to suitable location to grow into new हाइफा। इस तरीके से इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। इनमें क्या क्या होंगे, स्पोर्स बनते ही हैं, लेकिन लेटर ऑन, शुरुआत में इनका फिलामेंटस फ्यूजन, देन इसका रिजल्ट आउट होगा क्या, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी रिजल्ट करेगा n+n कंडीशन में, देन कैरियोगैमी, इसको कहेंगे हम लोग कैरियोगैमी। ये जो n+n टर्न्स इनटू 2n हुआ, इसको कहेंगे कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी फ्यूजन, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी कहलाता है।
ऊपर का हो गया। Classification of fungi. On the basis of sexual reproduction, दो पार्ट में बांटते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी और दूसरा है फंजाई परफेक्टी। इसका जो ग्रुप आता है उसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसेट्स। माइसेट टर्म आया माइसेलियम से। ये फिर तीन पार्ट में बंटते हैं, फाइकोमाइसेट, एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट। ये तो पता चल ही रहा है, ड्यूटेरोमाइसेट को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, फाइकोमाइसेट को कहते हैं एक्वेटिक फंजाई, also called as एस्कोमाइसेट को कहते हैं सैक फंजाई, एस एस्कस मतलब होता है सैक, सैक यानी थैला, झोला जो कहें। और बेसिडियोमाइसेट इसे कहते हैं क्लब फंजाई, क्लब यानी गदा। हनुमान जी के गदा के आकार का ये होता है। फिलामेंट इसका होता है एसेप्टेट, कोआनोसाइटिक। इसका फिलामेंट सेप्टेट, कोआनोसाइटिक। और इसका फिलामेंट सेप्टेट, कोआनोसाइटिक। क्या बता सकते हैं कोआनोसाइटिक मतलब?
हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट उसे कहते हैं कोएनोसाइटिक। ये कॉमन प्रॉपर्टी है। हैबिटेट, moist surface, damp area, etc. ये दोनों टेरेस्ट्रियल हैं। ऑकरेंस टेरेस्ट्रियल, डैम्प और मॉइस्ट सरफेस, इसमें भी सेम। Asexual reproduction by spore formation. जूस्पोर्स ये मोटाइल होते हैं, हैविंग फ्लैजिला फॉर स्विमिंग। एप्लानोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। कॉनिडियोस्पोर्स इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रेयर होता है और एब्सेंट होता है, बट फ्रैगमेंटेशन में ऑकर। एक कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में इसको अगर आप पढ़िएगा तो एक ही साथ आपको तीनों के प्रॉपर्टीज है ना साइमल्टेनियसली मिल जाएंगे, क्योंकि ये फंजाई परफेक्टी हैं, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं ये जानना ज़्यादा जरूरी है। आपको जो क्वेश्चन मोस्टली आता है वो कंपैरेटिव मोड में ही रहता है, इसलिए उस तरीके से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, याद भी आसानी से हो जाएगा।
हो गया। ये फाइकोमाइसेट का है। ये एस्कोमाइसेट है। ये बैसिडियोमाइसेट का है। तो अगर सीरियल वाइज करना चाहें 1 2 3 1 2 एंड दिस इज 3 1 2 एंड दिस इज 3। अब सीरियल नंबर 4 पर आइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by zygospore formation। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by ascospore formation। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by basidiospore formation। Number 5, the asexual spores are exogenous in nature। मतलब क्या होता है एक्सोजिनस? जो फिलामेंट है उसके अंदर नहीं रहता, उसके ऊपरी हिस्से में अलग से एक कंपार्टमेंट, एक स्ट्रक्चर बना के वहां पर पाए जाते हैं। दे आर इन ए स्ट्रक्चर above the filament। फंगस का जो फिलामेंट है यानी हाइफा जिसको कह रहे हैं, उसके सरफेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर के अंदर वो पाए जाते हैं। इसकी स्थिति क्या है? Asexual spores are exogenous and sexual spores are endogenous। Sexual spores are sorry, exogenous।
देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, उनको अगर हम लोग ध्यान रखें तो बड़े आसानी से हम लोग कोप अप कर सकते हैं। ये जो कंपैरेटिव टेबल है ना, इसको उतने छोटे में लिखिएगा नहीं, काम चलेगा, उसको आपको लिखना ही पड़ेगा एक्सपेंड करके, और नहीं तो खुद आप उलझ जाइएगा। इस चार्ट को अगर उसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा, उलझ जाइएगा। पूरा हो गया। अब हम लोग आए जरा ड्यूटेरोमाइसेट के बारे में। इसको थोड़ा साफ करते हैं, जगह बनेगा। ड्यूटेरोमाइसेट के बारे में पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, पहले ही बता चुके हैं, ये परफेक्टली नहीं है, इम्परफेक्टी के अंतर्गत आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोटिस नहीं हुआ। सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन has not been yet noticed, so they are said as imperfect fungi। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है their filaments are septate कोएनोसाइटिक। अब देखिए, तो सेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक किसका प्रॉपर्टी है? अगर कॉन्शस है तो बिना देखे हुए पलट के बोलिए, क्योंकि हम मिटा चुके हैं। किसका? बेसिडियोमाइसेट का है। और भी कोई है? और किसका है? एस्कोमाइसेट और बेसिडियोमाइसेट, इन दोनों की प्रॉपर्टी में देखिएगा सेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक कंडीशन है, पर फाइकोमाइसेट में सेप्टेट नहीं, एसेप्टेट है। ठीक है, तो इसलिए जब आप ड्यूटेरोमाइसेट के फिलामेंट को चेक करते हैं और पाते हैं कि सेप्टेट है और कोएनोसाइटिक है, इसका मतलब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस दिन पता चलेगा उसको या तो आप एस्कोमाइसेट में डालेंगे या बेसिडियोमाइसेट में डालेंगे। ठीक है, तो फंजाई जैसे ही डिटरमिन होता है, ये जरूरी नहीं है कि उसका सारा का सारा लाइफ साइकिल हम लोग को कंप्लीटली एक ही बार में मालूम चल जाए। बस आइडेंटिफाई हुआ ऑर्गेनिज्म, चूंकि वो फंजाई के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, सारे बेसिक फीचर्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए फंजाई बोल रहे हैं उसको, है ना, एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रोस्कोपिक है, ये फंजाई में आ गया। अब है किस में डालें उसको, यहां पर बात आ रही है। तो हो सकता है कि हम लोग इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पर कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इसी वजह से ये वेटिंग स्टेट में है कि या तो एस्कोमाइसेट या बेसिडियोमाइसेट में जाएगा, क्योंकि फिलामेंट का कंडीशन देख के ये तो पता चल रहा है कि फाइकोमाइसेट में तो नहीं जाएगा।
है ना? So their filaments are septate and conocytic. Hence, it is ascertained that after sexual reproduction method recognition, either they fit into ascomycete or basidiomycete. Either they fit into ascomycete or basidiomycete category. ठीक है, या तो इसमें या उसमें जाएगा. तो ये हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ फिलामेंट. प्रॉपर्टी नंबर 3, asexual reproduction has been observed by various experts. Some may form exogenous, some may form endogenous spores. अब देखिए, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व हुआ तो ज्यादा चांस बनता है कि एस्कोमाइसेट की ओर जाएगा, क्योंकि बेसिडियोमाइसेट में रेयर है, बहुत कम ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें कि हम लोग को ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें बहुत कॉमन नहीं है. इसलिए इधर से देखते हैं तो ज्यादातर चांस बनता है कि वो जाएंगे किधर? एस्कोमाइसेट की ओर. लेकिन कुछ ऐसे भी बेसिडियोमाइसेट हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एविडेंट है. ठीक है, इसलिए उस कंडीशन में हम लोग उस ग्रुप में इसे डाल सकते हैं. राइट, इधर का मिटाएं. Number 4, many of the members of deuteromycetes are found to be pathogenic या इसे कह सकते हैं पैरासिटिक टू प्लांट्स. बहुत सारे इसमें ऐसे मिले जो प्लांट्स के लिए पैरासिटिक होते हैं.
बहुत सारी बातें हो गई, अब इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखें। ड्यूटेरोमाइसेट के एग्जाम्पल में अल्टरनारिया, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनारिया जो है ये कॉज करता है, कॉजेस अर्ली ब्लिट, टोमेटो पोटैटो में अर्ली ब्लिट डिजीज कॉज करता है अल्टरनारिया। कोलेक्टोट्राइकम causes red rot of sugarcane। एक खाने के समय देखिएगा, एक जो हम लोग छिलकर खाते हैं, चबाते हैं ना, देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है छिलने के बाद अंदर से रेड कलर का निकल के आता है, अंदर में लाल 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 काफी लंबा तक रहता है, तो समझ लीजिए कि वो कोलेक्टोट्राइकम से इन्फेक्टेड है। और लोग, हाँ, और उसको लोग समझते हैं कि ये ज्यादा मीठा है, ये वाला और ज्यादा खाएं, तो और गड़बड़ है। और ये फंजाई जो है, एक चीज जान लीजिए, मोस्ट ऑफ द फंजाई का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक करता है, ठीक है। तो हाँ, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन में इम्यूनिटी वीक होगा और वहां अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन अटैक कर सकते हैं, जिसके वजह से बहुत बार, है ना, लेने के दिल में भर जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मशरूम थोड़े ना पैथोजेनिक है, मशरूम पैथोजेनिक नहीं है। जो पैथोजेनिक है उसका ना, जो पैथोजेनिक नहीं है उसका क्यों? ट्राइकोडर्मा, इसकी अलग ही कहानी है, इसकी विशेषता है, आप 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है। ट्राइकोडर्मा सॉइल फंजाई है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको, इट इज सॉइल फंजाई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट प्रोड्यूसेस an enzyme chitinase to kill many fungi, many other। इसलिए क्या होता है, पैथोजेनिक फंजाई के पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, फंगल डिजीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में ट्राइकोडर्मा के स्पोर स्प्रेड कर देते हैं। फंजाई है, स्पोर तो बनाएगा ही, है ना, तो फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो स्पोर जर्मिनेट करेगा। और वो, अच्छा, काइटिन कहां पाया जाता है, फंजाई के सेल वॉल पे। प्लांट को इससे नुकसान नहीं है, पर फंजाई अगर उस पर उगने की कोशिश करेगा तो ये उसे रोक देगा। इस तरीके से इसे कहते हैं पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो पेस्ट मैनेजमेंट में बिना किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, हम बहुत सारे फंगल पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस, यहां तक लिखिए, फिर उसके बाद जगह कम है, ऊपर मिटाएंगे। आ गया, वेरियस एक्स्ट्रा, सम में
सम में फॉर्म एक्सोजीनस एंडोजीनस फोर्स, इसमें तो नहीं है। कहाँ कहाँ पर? नहीं नहीं, छूटा कहाँ पर, सो बताइए। वही asexual reproduction है, यूट्रोमाइसिटीज का जो asexual स्पोर बनता है उसको कोनिडिया बोलते हैं। हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन ऑब्जर्व बाय वेरियस एक्सपर्ट्स, यहाँ तो ठीक है। और तो कॉनिडिया तो एस्कोमाइसेट के लिए है ना? किसका? ड्यूटेरोमाइसेट का? हाँ, तो उस चीज को हम ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये लाइन आप जुड़वाना चाह रहे थे, ठीक है। कुछ तो आप लोग को भी वर्कआउट करना है ना। एनीवे, सो ट्राइकोडर्मा के बारे में, इट इज ऑल फंजाई, प्रोड्यूसेस एंजाइम काइटिनेज टू किल मेनी फंजाई, मेनी अदर फंजाई। और है क्या? It is having medicinal importance also. Phycomycet examples: Rhizopus, Mucor, Albugo. Also known as bread mold. It is opportunist pathogen to the human. It may cause mucormycosis, a dangerous condition
mucor. It is a decomposer fungi. Grows on dung. Corpophilous in nature. Albugo, again parasitic. To mustard. Causes white rust disease. और के साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंस हैं, उन्हें ध्यान में रखें. आप एक जगह उसको क्लब करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, एग्जाम्पल का अलग टेबल बनाइएगा, है ना. मेरे पास लिखा हुआ है इसीलिए हम उसका फायदा उठा रहे हैं. आप जब लिखिएगा अलग कर लीजिएगा. एस्कोमाइसेट एग्जाम्पल्स. न्यूरोस्पोरा. ईस्ट. एस्परजिलस. क्लैविसेप्स. न्यूरोस्पोरा का इंपॉर्टेंस है, it is extensively used in genetics study. इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा का. ईस्ट. द सिंगल सेलुलर फंजाई सैकेरोमाइसिस. used in fermentation. Bakeries, etc. Aspergillus. It is also a bread mold. It is used in citric acid extraction by fermentation. साइट्रिक एसिड फर्मेंटेशन में एस्परजिलस का यूज किया जाता है, एस्परजिलस नाइजर खासकर. क्लैविसेप्स अगेन ये पैथोजेनिक है. causes a disease called ergot in rye plant.
and others related plants. एर्गोट जब बनता है, सड़ जाता है उसका प्लांट बॉडी, ब्लैकिश स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें फॉर्म करते हैं, और उसी में से, उसी स्केल में से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एलएसडी। ये एलएसडी एक हेलुसिनोजेनिक एक ड्रग है जिसका कि ड्रग एब्यूसर्स एब्यूज करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स इसको यूज करते हैं। एलएसडी a drug is manufactured from the scales of ergot। जब डिजीज हो जाता है प्लांट में, उसके जो स्केल्स बनते हैं उनमें से एलएसडी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हालांकि ये बैंड ड्रग है, अब इसका मेडिसिनल यूज भी अब नहीं होता है, पर एब्यूसर्स ये काम करते हैं। इधर मिटा दें, इधर हो चुका। एक इसमें और एग्जांपल है, पेनिसिलियम। It produces an antibiotic penicillin used to kill bacteria as it causes cell wall breakdown in them। तो ये बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी शो करता है, बैक्टीरिया किल कर देता है, उसके सेल वॉल को ही डैमेज कर देता है। अब है बेसिडियोमाइसेट। एग्जाम्पल्स, मशरूम, पॉक्सीनिया, एटसेट्रा। अगेन मशरूम पैथोजेनिक है, cause rust disease in plants। mushroom edible as it is a very good source
और प्रोटीन एंड इज नॉन टॉक्सिक, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने में। तो ये था किंगडम फंजाई, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, जहाँ पे डाउट होगा क्लियर कीजिएगा। पॉज कीजिए।